ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कमाल कर दिया। 89.45 मीटर भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। लगातार दूसरे ओलंपिक में नीरज को मेडल मिला है। यह कमाल किया है। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में जीता था गोल्ड मेडल। पेरिस ओलंपिक में भारत को मिला है 5वां मेडल। तो आपको बता दें कि सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने और शानदार प्रदर्शन किया। इससे पहले टोक्यो की बात की जाए तो वहां पर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था और सिल्वर मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने इस पर खुशी जाहिर की और ये कहा कि वो अपना परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बेहतर करेंगे। तो पेरिस ओलंपिक से जुड़ी एक और बड़ी खबर और अच्छी खबर, जहां पर भारत को एक और पदक मिला सिल्वर मेडल के तौर पर। नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंका उसमें यह पदक मिला। और नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक के जैवलिन थ्रो इवेंट में सिल्वर मेडल जीत लिया। बड़ी कामयाबी है। 26 साल के नीरज ने 89.45 मीटर दूर भाला फेंका और दूसरा स्थान हासिल किया। इसी के साथ नीरज लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारत के तीसरे ही खिलाड़ी बने। नीरज की जीत के बाद पूरा देश इस वक्त जश्न में डूबा हुआ है और घर के बाहर आतिशबाजी की जा रही है। ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब कोई खिलाड़ी लगातार 2 मेडल जीतने में कामयाब हो, लेकिन भारत की तरफ से जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने ये कमाल करके दिखाया है। पेरिस ओलंपिक में नीरज ने बड़े ही शान से सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। अगर देखें तो नीरज चोपड़ा का पहला प्रयास फाउल रहा था, जिसने हर किसी की धड़कन बढ़ा दी थी। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में दूसरे स्थान पर रहते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। गौर करने वाली बात यह है कि नीरज 6 अटेम्प्ट में से सिर्फ 1 में ही सही थ्रो कर पाए, बाकी के 5 थ्रो उनके फाउल रहे। नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर का थ्रो अपने दूसरे प्रयास में किया था। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने सबसे ज्यादा दूर 92.97 मीटर का थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा लगातार दूसरे ओलंपिक में मेडल जीत चुके हैं। नीरज की जीत के बाद देर रात जमकर जश्न मनाया गया। हर किसी ने नीरज को जीत की बधाई दी। ओलंपिक में नीरज 1 गोल्ड और 1 सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। और नीरज चोपड़ा से जुड़ी एक और बड़ी खबर, सिल्वर मेडल जीतने के बाद टीवी 9 से बोले नीरज चोपड़ा, देश के लिए मेडल जीतना बड़ी बात है। आज देश सिल्वर से खुश हो जाएगा। नीरज चोपड़ा का ये बयान, आगे फिर मौका मिलेगा तो अच्छा करेंगे। जहां पर खड़े हैं उसकी खुशी है। देश के लिए जीतना एक बड़ी बात है और जितना भी किया जाए उतना कम है। नीरज चोपड़ा ने खास बातचीत में क्या कहा टीवी 9 भारतवर्ष के साथ, आप देखिए। टीवी 9 की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आज का दिन बहुत स्पेशल था क्योंकि एक ही थ्रो लगा है मगर वो देश के लिए इतिहास रचने वाला बना। हाँ जी, हाँ बिल्कुल एक ही थ्रो था पर सही थी थ्रो तो, लेकिन पता नहीं मतलब बाकी थ्रो फाउल हो गए और रनवे सही से नहीं बैठा बस। पर कोई नहीं, फाइनली देश के लिए मेडल जीतना वो एक अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल आज अगर गोल्ड की बात करें तो शायद वो अपना दिन नहीं था, वो अरशद का दिन था। लेकिन ऐसी खुशी भी देश को बहुत ज़्यादा दी है गोल्ड जीत के। आज सिल्वर में खुश हो जाएंगे। स्पोर्ट्स में यही चलता है, अप डाउन चलते रहते हैं। आगे आने वाले टाइम में फिर मौका मिलेगा, फिर से कंपटीशन होगा, फिर वो करेंगे। और पर कंपटीशन काफ़ी अच्छा था, ऑल ओवर देखे तो काफ़ी ज़बरदस्त कंपटीशन हुआ। हरियाणा से पंचकुला से पेरिस तक का एक सफ़र था। हाँ जी, छोटे गांव से सफ़र था और यहाँ तक सफ़र था। एक नया, वो भी एक नया इतिहास है देश के लिए। हाँ जी बिल्कुल, जो जर्नी रही है काफ़ी ऐसे स्टार्ट हुई थी कि पता नहीं था यहाँ भी पहुँच जाएंगे और काफ़ी अच्छी जर्नी रही और काफ़ी अप डाउन्स आए और फिर भी काफ़ी खुशी है कि यहाँ पे खड़े हैं। सबसे बड़ी बात कि आपने कल तिरंगा लहराएगा, दूसरी बार ओलंपिक के मैदान में तिरंगा लहराएगा, उसकी क्या खुशी होगी जब तिरंगा ऊपर जाएगा? तिरंगा ऊपर जाएगा लेकिन अपना राष्ट्रगान नहीं बजेगा, बस इसका वो है। उसकी खुशी अलग होती है और वो बिल्कुल टोटली अलग फीलिंग है। पर फिर भी अगर कंट्री के लिए मेडल जीतता है तो उसकी बहुत खुशी है और हमेशा बस ऐसे ही जीतते रहें अपनी कंट्री के लिए और जितना ज़्यादा करें उतना ही कम है। 2 बार मेडलिस्ट आइडियल बन गए, क्या बोलेंगे देश के लिए, देश के खिलाड़ी के लिए? बस देश के खिलाड़ियों को ये बोलूँगा कि बिलीव रखें खुद पे और अपने आप को हंगरी रखें हमेशा और ज़्यादा अच्छा करने के लिए। क्योंकि जब तक आप अपनी पोटेंशियल तक ना जाओ तब तक रुको मत और ऐसे मत मानो कि यार बस जीत लिया है तो काफ़ी है। हमेशा आगे और रास्ते खुले रहते हैं और मेहनत करो और अपने आप को निखारो और ज़्यादा जीतो। बधाई हो।
तो मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की TV9 भारतवर्ष से और नीरज चोपड़ा ने जैसे ही सिल्वर मेडल अपने नाम किया, पूरा देश जश्न में डूब गया। आतिशबाजी के साथ साथ मिठाइयां खिलाकर लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। नीरज चोपड़ा के इतिहास रचते ही उनके गांव में कुछ इस तरह की तस्वीरें नजर आईं। नाम सिल्वर मेडल कर लिया है ओलंपिक्स में और आप देख सकते हैं कि नीरज चोपड़ा के पैतृक गांव में किस तरीके से लोग जश्न मना रहे हैं उनकी जीत का। हालांकि वो गोल्ड से चूक गए, लेकिन सिल्वर मेडल पेरिस ओलंपिक्स में उन्होंने भारत के नाम कराया। और आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं नीरज चोपड़ा के गांव से, जो कि पानीपत के कलंदर गांव में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में खुशी का माहौल है। एक तरफ जहां जमकर आतिशबाजी की गई, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों ने एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराया। इस मौके पर लोग झूमते गाते भी नजर आए। कई युवा हाथ में तिरंगा लेकर इस जीत को देर रात तक जमकर सेलिब्रेट करते रहे। नीरज की जीत के बाद पीएम मोदी ने भी उनको जीत की बधाई दी। इधर नीरज चोपड़ा के शानदार प्रदर्शन के बाद उनके पिता सतीश चोपड़ा ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत की और क्या कहा गया उनकी तरफ से आपको दिखाते हैं। नीरज चोपड़ा के पिता सतीश चोपड़ा हमारे साथ हैं। सबको गोल्ड की उम्मीद थी, हालांकि सिल्वर मेडल देश में लेकर आ रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रदर्शन पर? इस बार फाउल कुछ ज्यादा हो। जी बिल्कुल, हमें तो लगता है कहीं जो ग्रोइंग इंजरी का उसके साथ था, उसी के चलते कुछ ऐसा रहा है कि हम बार बार आउट होते रहे हैं। नहीं तो हर जितने भी मतलब कंपटीशन हुए हैं ऐसे होता कभी नहीं था। बस उसमें लगता यही है कि कहीं ग्रोइंग इंजरी की कोई दिक्कत रही है। सिल्वर मेडल का आना भी छोटी बात नहीं है, बहुत खुशी की बात है। गांव में और पूरे देश में लोग जश्न मना रहे हैं, मतलब लोग फिर भी नीरज चोपड़ा के साथ हैं। बिल्कुल, हमें तो जो बच्चे हम ये बोलते हैं कि चौथे नंबर पे आए, 5वें पे आए हैं, उनके लिए भी खुश होना चाहिए। वो कुछ ना कुछ वहाँ से सीख के आते हैं। हारना हम उनको नहीं कह सकते, हम सिर्फ ये कह सकते हैं वो वहाँ से कुछ सीख के आए हैं और दोबारा प्रिपेयर हो गए अगले ओलंपिक के लिए। फिर वो अपना बाउट करेंगे अपने लिए, मतलब देश के लिए फिर मेहनत करेंगे। तो पिता को आपने सुना और नीरज चोपड़ा की कामयाबी पर उनके दादा धर्म सिंह चोपड़ा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वहाँ पर हर खिलाड़ी अच्छी तैयारी करके पहुँचते हैं और सिल्वर मेडल लिया है अपना, उसने बढ़िया खेल दिया है। पीछे से उसने और भी आगे अपनी तरक्की की है और बहुत अच्छा देश की झोली में एक नया मेडल और जुड़ गया। जो खेलता है उसकी प्रैक्टिस के ऊपर है, तो उसका ध्यान सिर्फ खेल के ऊपर है, बाकी दूसरे कामों में या किसी में उसको ध्यान नहीं बटाता, वो खेलों में ध्यान रखता है। तो ये तो खेल में चलता ही रहता है, बॉल भी होते हैं, आगे पीछे भी होते हैं, चलता रहता है। और अरशद भी अच्छा खिलाड़ी है, कोई ऐसी बात नहीं वो कमज़ोर खिलाड़ी है। सारे गांव में खुशी का माहौल है। ये भी कोई छोटा मेडल नहीं है सिल्वर मेडल लेना। असल में जो वहाँ तक पहुँच जाते हैं वो भी अच्छे खिलाड़ी पहुँचते हैं। और वहीं नीरज की जीत पर उनके चाचा ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में क्या कहा, यह भी आपको सुना देते हैं। चाचा जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदर्शन से तो लोगों की उम्मीद थी कि गोल्ड लेकर आएंगे, लेकिन सिल्वर भी देश के लिए कम गौरवान्वित करने वाली बात है। नहीं, उसने सिल्वर मेडल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 90 मीटर के करीब की थ्रो की है उसने, अपने सीजन की बेस्ट थ्रो करके सिल्वर मेडल हासिल किया है देश के लिए। क्या संदेश देना चाहेंगे? थोड़े से चूक गए और पाकिस्तान नंबर 1 हो गया इस बार, ये भी बात। कोई बात नहीं, ये तो चलती है वागा झोंका है, फिर आगे और अच्छी तैयारी करेगा और अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। मतलब ये भी उम्मीद है कि अगले ओलंपिक में गोल्ड पर निशाना। उम्मीदों पे ही दुनिया कायम है, बिल्कुल है, उम्मीद पे ही चल रहे हैं और मेहनत करेगा तो अगले ओलंपिक में फिर अच्छा परफॉर्म करेगा। पूरा परिवार एक साथ यहाँ पर देख रहा था मैच, पूरा गांव कुनबा सब जुटे हुए थे, सब लोग। उम्मीद गोल्ड की थी। आप लोग क्या संदेश देंगे नीरज चोपड़ा को आज के दिन? मैं यही संदेश दूंगा, बेटे बहुत अच्छा खेला तू, देश की झोली में सिल्वर मेडल डाला, बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद तेरे को परिवार की तरफ से भी और देश की तरफ से भी। तो अगर देखा जाए तो नीरज चोपड़ा का पहला प्रयास फाउल रहा था।
जिसकी वजह से हर किसी की धड़कन ना काफी ज्यादा बढ़ गई थी। हालांकि दूसरे प्रयास में नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर तक का थ्रो किया, जबकि तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा प्रयास फाउल रहा। नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में दूसरे स्थान पर रहते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। और भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास भी रच दिया। इस महाजीत के बाद पूरे देश में जमकर जश्न मनाया जा रहा है। मैदान पर शानदार प्रदर्शन, ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा और फिर जीत के बाद महाजश्न। तस्वीरें काफी खास हैं। पेरिस से लेकर हिंदुस्तान तक टीम इंडिया की जीत को कुछ इस अंदाज में सेलिब्रेट किया जा रहा है। जैसे ही टीम इंडिया ने स्पेन के खिलाफ 2-1 से जीत हासिल की, पूरा हिंदुस्तान झूम उठा। उम्मीद तो इस बार गोल्ड की थी, लेकिन सेमीफाइनल में बात नहीं बनी। हार के बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने हौसला नहीं छोड़ा। ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैदान में उन्होंने जान लगा दी। नतीजा 140 करोड़ हिंदुस्तानी दिवाली से पहले ही दिवाली मनाते नजर आए। 52 साल बाद ये पहला मौका है जब भारतीय हॉकी टीम ने लगातार 2 मेडल जीते हैं। पिछले ओलंपिक में टीम इंडिया ने टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया था और अब एक बार फिर से ओलंपिक जैसे खेल के महाकुंभ में टीम इंडिया तीसरे नंबर पर रही। और वहीं हॉकी में शानदार जीत के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत तमाम बड़ी हस्तियों ने टीम को बधाई दी है। पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों से फोन पर बात की। सर नमस्कार। नमस्कार सर। मैं आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर। भारत का नाम रोशन किया आपने। पीएम मोदी ने कप्तान हरमनप्रीत को सरपंच कहकर पुकारा, जिसके बाद सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। इसके बाद पीएम मोदी ने पीआर श्रीजेश से भी बात की और उन्हें एक सफल करियर के बाद रिटायरमेंट लेने पर बधाई दी। साथ ही पीएम ने गोलकीपर श्रीजेश से एक खास बात भी कही। हेलो सर। यस सर, श्रीजेश बात कर रहा हूँ सर। कैसे हो भैया? एकदम बढ़िया सर। कंग्रेचुलेशन सर। बधाई हो आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी कमाल, आपने निवृत्ति घोषित कर दी आखिरी में। यस सर। लेकिन आपको नई टीम तैयार करनी होगी भैया। यस सर, यस सर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर है। CAS में आज विनेश फोगाट पर सुनवाई होनी है। हरीश साल्वे विनेश फोगाट का पक्ष रखने वाले हैं। विनेश फोगाट के लिए सिल्वर मेडल की मांग रखी जाएगी। आज दोपहर 1:30 बजे के करीब ये सुनवाई होनी है इंटरनेशनल कोर्ट में। भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल और किंग्स काउंसिल हरीश साल्वे विनेश फोगाट अयोग्यता केस में अपना पक्ष रखेंगे। हरीश साल्वे CAS के समक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से पेश होंगे। सुनवाई भारतीय समय अनुसार दोपहर करीब 1:30 बजे होगी। दरअसल CAS में गुरुवार को ही सुनवाई होनी थी। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने विनेश का पक्ष रखने के लिए 4 वकीलों की पेशकश की थी। इनके नाम जोएल मोनलुइस, एस्टेले इवानोवा, हेबेन एस्टेलेकिम और चार्ल्स एम्सन हैं। ये सभी पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए CAS के निःशुल्क वकील हैं। लेकिन भारतीय दल ने सुनवाई के लिए भारतीय वकील नियुक्त करने के लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने समय देते हुए सुनवाई अगले दिन यानी आज के लिए स्थगित कर दी थी। दरअसल पहली बार महिला कुश्ती के फाइनल में पहुंचे विनेश फोगाट से देश को गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, लेकिन पेरिस ओलंपिक में फाइनल खेलने से पहले ओवरवेट होने की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। विनेश फोगाट ने फाइनल में पहुंचकर सिल्वर मेडल पक्का कर लिया था, लेकिन 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज्यादा होने पर उनका सपना टूट गया। ऐसे में उनको सिल्वर भी नहीं मिला। इधर पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने एक्स प्रोफाइल पर तिरंगा भी लहराया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बदली प्रोफाइल पिक्चर, लोगों से प्रोफाइल पिक्चर बदलने की अपील की। ये देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं एक्स पर प्रधानमंत्री की तरफ से जो तिरंगा है वो लहराया गया है और एक्स पर अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर इसको बदला गया है और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने एक्स प्रोफाइल पर तिरंगा लगाया है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रोफाइल पिक्चर को बदला है। लोगों से प्रोफाइल पिक्चर बदलने की साथ ही अपील की गई। और आज का एक और बड़ा मामला, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। 2 जजों की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने
निचली अदालत में लंबित कुल 18 मुकदमों को सुनवाई के लिए अपने पास ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए अपील दायर की है, जिस पर आज सुनवाई होने वाली है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच आज इस मामले की सुनवाई करेगी। 1 अगस्त को हुई सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी 18 मुकदमों को सुनाई योग्य माना था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग को ठुकरा दिया था और मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया था। दरअसल मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के बीच 13.37 एकड़ जमीन का विवाद चल रहा है। दोनों पक्ष जमीन के मालिकाना हक को लेकर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। पूरे परिसर में 11 एकड़ जमीन पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है और 2.37 एकड़ जमीन का हिस्सा शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। इसी जमीन पर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, जिस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इधर वक्फ बोर्ड से जुड़ा बिल लोकसभा में अटक गया है। बिल को संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की एक संयुक्त कमेटी बनाएंगे, जो इस विधेयक के पहलुओं और सांसदों की आपत्तियों पर विचार करेगी। जेपीसी में शामिल सदस्य संसद को अपनी सिफारिश सौंपेंगे। बिल को जेसीपी को भेजने की सिफारिश केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने संसद की चर्चा के दौरान की थी। हम सर अपने सरकार की ओर से हम पक्ष रखना चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करके इस बिल को रेफर किया जाए और फिर ऑल पार्टी अपने संख्या के हिसाब से वहाँ पे विस्तार से चर्चा करें। बिल पर चर्चा के दौरान संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार नोकझोंक हुई, तो संसद के बाहर भी जमकर बयानबाजी हुई। बीजेपी विपक्ष पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। वक्फ बोर्ड का कोई पहली बार अमेंडमेंट नहीं हुआ, कई बार हो चुका है। उस समय तो कोई नहीं हंगामा किए कि मैं वो अमेंडमेंट मुसलमानों का विरोधी है। और कई विपक्षी पार्टियों ने वक्फ कानून में बदलाव का विरोध करते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, तो वहीं आरएसएस सरकार के फैसले को सही बता रही है। संसद में चर्चा के दौरान किरण रिजिजू ने सरकार का पक्ष रखते हुए बताया कि वक्फ कानून में बदलाव क्यों जरूरी है। हालांकि विपक्ष सरकार के तर्कों को मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष का कहना है कि सरकार की मंशा कुछ और है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का कहना है कि सरकार वक्फ के बोर्ड में सुधार नहीं करना चाहती है, बल्कि जमीन हड़पना चाहती है। अगर एक ऐसा वक्फ का नियम पहले से बना हुआ है, अब क्यों उसमें क्या बदलाव करना चाहते हैं और क्यों बदलाव करना चाहते हैं? मैंने मंशा बता दी। जब ये प्रभु श्री राम की मंदिर की जमीन नहीं छोड़ रहे हैं, इतने बेईमान लोग हैं। आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार का कहना है कि वक्फ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वो वेलफेयर के लिए है पिछले 5 वर्षों का, और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने अलग से और वक्फ बोर्ड ने अलग से अपनी बैलेंस शीट बनानी चाहिए और घोषित करनी चाहिए कि उन्होंने कौन से काम वेलफेयर के किए हैं। बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने मछुआरों के डेलीगेशन से संसद में मुलाकात की है और उनकी समस्याओं को सुना। आप देखिए खबर। तस्वीर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मछुआरों और बाल कल्याण से जुड़े प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों की समस्या सुन रहे हैं। तय कार्यक्रम के तहत इनकी मुलाकात संसद के अंदर राहुल गांधी के ऑफिस में होनी थी, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी जब इन्हें अंदर जाने का पास नहीं मिला तो राहुल खुद संसद के रिसेप्शन एरिया में पहुंच गए और वहीं बातचीत शुरू कर दी। राहुल ने उनकी समस्याएं सुनी और पास नहीं दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की। देखिए, हमारा हक बनता है कि हम किसी से नहीं मिल सकते, तो वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। मैंने वो किसानों के बारे में कहा था, स्पीकर ने हाउस में कहा कि रोका नहीं जा रहा है और फिर से रोक दिया है। नहीं, ये मछुआरों का श्रीलंका का एक इशू है और दूसरे वो चाइल्ड वेलफेयर के लोग हैं। राहुल ने कहा कि ये उनका काम है और वो लोगों से मिलते रहते हैं। इससे पहले दोपहर में राहुल गांधी ने सफाई कर्मचारी आंदोलन के सदस्यों से भी मुलाकात की थी, जिसमें कर्मचारियों ने कांग्रेस नेता को अपनी समस्याओं और मुद्दों से अवगत कराया था। और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से TV9 ने बातचीत की है। उन्होंने हैरानी जताई कि विपक्ष बिल का विरोध क्यों कर रहा है।
सरकार के प्रस्ताव से जेपीसी का गठन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सरकार, जैसे मैंने पहले भी कहा है, नरेंद्र मोदी की जो कोलैबोरेटिव डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा मुझे लगता है आज उदाहरण आपको देखने को मिला है। अब बिल का भविष्य आप क्या देखती है, कितना दिन तो लगेगा? मैं जेपीसी की प्रवक्ता नहीं हूँ, तो आपको जेपीसी से पूछना पड़ेगा। अब आपको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि आपने इसमें मेहनत काफ़ी किया था? मेरे लिए तो ये एक ऐतिहासिक दिन है जब मैं अपनी सरकार को सदन में इस ऐतिहासिक कदम को उठाते देखती हूँ। और इस बिल का नाम उम्मीद रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और आज बड़ी उम्मीदों के साथ इस बिल को मैंने अपनी सरकार द्वारा प्रस्तुत होते देखा है। और उम्मीद है कि जिस न्याय संगत दृष्टि से मेरी सरकार ने इसको प्रस्तुत किया, वो दृष्टि भी नरेंद्र भाई की फलेगी और नरेंद्र भाई का ये ऐतिहासिक कदम विशेषतः गरीब मुसलमान को संरक्षित करने का, मुस्लिम महिलाओं को सम्मानित करने का ये फलेगा। आगे बढ़ते हैं खबर जम्मू कश्मीर को लेकर। जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। चुनाव की तैयारियों और हालात का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने इसके लिए भी कमर कस ली है और चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग की एक टीम जम्मू कश्मीर में है, जहां अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात की जा रही है और राज्य में चुनाव कराने के लिए जरूरी कदमों पर विचार विमर्श भी किया गया। चुनाव आयोग की टीम ने सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन के साथ भी बैठक की और घाटी में हालात पर चर्चा की। चुनाव आयोग की टीम आज राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक करेगी। सुबह 11:40 पर आयोग की टीम जम्मू के लिए रवाना होगी। दोपहर 1 बजे आयोग की टीम कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बैठक करेगी। दोपहर 2:30 बजे चुनाव आयोग की टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। शाम 4:40 पर जम्मू से दिल्ली के लिए रवाना होगी और शाम 6:15 बजे आयोग की टीम दिल्ली पहुंचेगी। जम्मू कश्मीर में पिछले 8 सालों से विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। अंतिम बार 2014 में राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए थे। उसके बाद से अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं। अगली खबर बिहार से। बिहार सिपाही भर्ती घोटाले में बड़ा एक्शन हो गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले की आंच अभी ठंडी भी नहीं पड़ी है कि बिहार सिपाही भर्ती घोटाले को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। बक्सर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी परीक्षार्थी बनकर दूसरे की जगह एग्जाम दे रहे थे। लगभग 145 एडमिट कार्ड्स उनके मोबाइल में पाए गए। पूछताछ के दौरान इन लोगों ने बताया कि ये लोग जो है कई फेक नाम पता के आधार पे फॉर्म भरते हैं और कहीं किसी सेंटर पे जाके परीक्षा में शामिल होते हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में नकली प्रश्न पत्र तैयार करने वाले 18 जालसाजों को भी पकड़ा गया है। वहीं दरभंगा में 8 लाख रुपए लेकर सेटिंग करवाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनका जो तरीका है, ये लोग कैंडिडेट्स को जुगाड़ करते हैं और बहुत सारे लड़कों से फर्जी रूप से ये लोग एग्जाम को फॉर्म भरवाते हैं। खगड़िया में गिरोह के सदस्य एक हॉल को बतौर सेफ हाउस की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, जहां से पुलिस ने 70 फर्जी प्रश्न पत्र, 68 OMR शीट और 42 मोबाइल फोन जब्त किया है। अयोध्या रेपकांड में पीड़िता की मां को धमकी देने वाले आरोपी पर एक्शन की तैयारी हो रही है और इन सब के बीच रेपकांड के आरोपियों का DNA टेस्ट भी हो गया। यूपी सरकार अब अयोध्या रेप केस मामले में उसी आरोपी के अवैध इमारतों को गिराने की तैयारी कर रही है, जिसने पीड़िता की मां को धमकाया था। अयोध्या के मदरसा पहुंचे पुलिस और राजस्व की टीम ने उन जमीनों की पैमाइश की है जिस पर अतिक्रमण का आरोप है। राजस्व की टीम ने राशिद की दुकानों के साथ स्कूल और मदरसे की भी पैमाइश की है। आरोप है कि इसका कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर बना है। अगर पैमाइश में अतिक्रमण सिद्ध हो जाता है तो इस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने रेप के आरोपियों का DNA टेस्ट भी करा लिया है। जो ये दोषी हैं, जो कि जो है इसमें जेल में निरुद्ध हैं, तो उनके DNA टेस्ट के परीक्षण के लिए मुझे डॉक्टर को अलॉट करने के लिए निर्देश मिला था। मैंने एक डॉक्टर को, संबंधित डॉक्टर को निर्देशित करके उनकी DNA सैंपलिंग करवा दी गई है। क्या तारीख को DNA टेस्ट? 6 तारीख को, 6 अगस्त को। और आइए बांग्लादेश का रुख करते हैं। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की कमान मिल चुकी है। शपथ लेने के बाद मोहम्मद यूनुस ने कहा कि ये बांग्लादेश की दूसरी आज़ादी है, जिसे हर हाल में बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने हिंदुओं पर हुए हमलों पर भी चिंता व्यक्त की है।
शपथ ग्रहण करते मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश अंतरिम सरकार का मुखिया चुन लिया गया है। उनके अलावा सरकार में 16 सदस्यों को भी शपथ दिलाई गई है। अंतरिम सरकार में शिक्षविदों से लेकर आंदोलन में शामिल एक्टिविस्ट और सेना के पूर्व अधिकारी भी शामिल हैं। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन को दूसरी आजादी का नाम दिया और कहा कि वो इस आजादी को आगे लेकर जाएंगे। यूनुस ने कहा कि अब लोगों की रक्षा करने का समय आ गया है, जो सरकार की प्राथमिकता होगी। अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस ने हिंसा के दौरान हिंदू मंदिरों और घरों पर हुए हमलों पर चिंता जताई है। हिंसा के बाद बांग्लादेश के नागरिकों की भारत में दाखिल होने की कोशिश लगातार जारी है। बंगाल बॉर्डर पर एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल और बिहार के रास्ते घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है। बिहार के किशनगंज के करीब बंगाल के इस्लामपुर इलाके में सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी नागरिक पहुंच गए और भारत में शरण लेने की मांग करने लगे। खबर मिलते ही बीएसएफ और स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और बांग्लादेशी नागरिकों को प्रवेश करने से रोका गया और उन्हें वापस भेजा गया। पिछले कुछ दिनों से जारी हिंसा के बीच बड़ी संख्या में लोगों ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर का रुख किया है। ढाका एयरपोर्ट में भी अफरा तफरी नजर आई। भारत की चिंता वहां हो रहे हिंदुओं पर हमले को लेकर है, जिस पर सरकार गंभीर है। On minority issues, yes, we have Siddhant, we are closely monitoring the situation. External Affairs Minister also talked about it. We are, we hope that certain steps have been taken by groups and organizations, and we welcome that. But we want that the law and order situation in the country improves. लेकिन बांग्लादेश में जो अशांति फैली है उसका असर भारत में भी दिखाई दे रहा है। भारत बांग्लादेश की सीमा पर मनी एक्सचेंज की दुकानें खाली हैं, लोगों पर रोजगार का संकट मंडरा रहा है। इस वक्त मैं हूँ गोजाडांगा पे और गोजाडांगा इंडिया बांग्लादेश का वो बॉर्डर है जहाँ से ज़्यादातर जो ट्रक्स है वो उसका आना जाना लगा रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर्स अभी भी खुले हुए हैं, लेकिन सुनसान इलाका हो चुका है, ज़्यादा लोग नहीं है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे आए हैं मनी एक्सचेंज के कारण। आप देखिए पूरा खाली पड़ा हुआ है मनी एक्सचेंज और कोई भी लोग नहीं है। और ये जो नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, इनका बिजनेस नहीं हो रही है। तो यहाँ पे थोड़ा लोग हैं, उनसे थोड़ा बात करेंगे। तो बांग्लादेश का टाका में मुजीब का फ़ोटो रहता है, तो इसके लिए भी लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे गुस्सा कर रहे हैं कि मुजीब का फ़ोटो नहीं रहना चाहिए बांग्लादेशी टाका में। तो आपको अगर ऐसा बांग्लादेशी टाका लेने में लोग मना कर दे तो नुकसान होगा आप लोगों को? नुकसान तो होगा ना, ये तो बिजनेस है ना। आज से तो वीसा भी बंद कर दिया, इसका मतलब टाका भी मनी का एक्सचेंज भी तो नहीं होगा। नहीं होगा, चुपचाप बैठा है घर में। तो ये यहाँ पे 2-3 दुकान है जो कि अभी भी खाली पड़ा हुआ है और यही दुकान पे जो है कि मनी एक्सचेंज होता था, लेकिन पूरा खाली पड़ा हुआ है क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर से कोई आ नहीं जा रहा है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी ने जयपुर में वैभव गहलोत समेत 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। करोड़ों के घोटाले को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई गई। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की अध्यक्षता वाली राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की पूर्व कार्यकारिणी के खिलाफ ये मामला दर्ज कराया गया है। एडहॉक कमेटी के संयोजक और श्री गंगानगर से विधायक जयदीप बियानी ने बताया कि जिस तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया वो काफी बड़ा है। जिन कंपनियों के जीएसटी नंबर भी काफी देरी से जारी हुए हैं, उन कंपनियों को नियम के विरुद्ध जाकर टेंडर दिए गए। आरोप है कि स्टेडियम के निर्माण में भी काफी घपलेबाजी की गई। स्टेडियम के निर्माण से लेकर आईपीएल मैच के दौरान टेंडर जैसे घोटाले भी शामिल हैं, जो पूरी तरह नियमों के विपरीत और गलत तरीके से जारी हुए थे। आगामी कार्रवाई जो भी करनी है पाला गेंद पुलिस के पाले में है, पुलिस इसकी पूरी की जांच करेगी और जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हमने जो बातें पकड़ी है वो हम अपने बयान में। जयदीप बिहानी ने ये भी कहा है कि कमेटी ने पूरे मामले की जांच एक निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा करवाई और इसकी एक 363 पन्नों की ऑडिट रिपोर्ट भी तैयार की गई है। वाराणसी में गंगा नदी अपने उफान पर है। काशी में गंगा नदी तबाही मचाने पर आतुर है। लबालब गंगा, घाटों तक पानी, हर तरफ जल सैलाब। वाराणसी में गंगा का सबसे रौद्र रूप। दरअसल लगातार बढ़ते जल स्तर के कारण अब वाराणसी के सभी घाट लगभग डूब चुके हैं। प्रसिद्ध 80 घाट नमो घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। घाटों पर रखी चौकियां, चेंजिंग रूम,
गमले और कुर्सियां सब कुछ पानी में डूब गया है। घाटों के जलमग्न होने के बाद अब गंगा का पानी गलियों की तरफ बढ़ रहा है। गंगा में उफान को देखते हुए वाराणसी में सभी क्रूज के संचालन पर भी प्रशासन ने रोक लगा दी है। खतरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार चौकसी बरती जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। वाराणसी समेत यूपी के कई जिलों में अगले 24 घंटे में तेज बारिश दर्ज की जा सकती है। वहीं असम में भी लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। गुवाहाटी में लगातार हो रही बारिश से जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। कई जगह जल भराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब बात रूस की कर लेते हैं। रूस के बुरातिया क्षेत्र में बाढ़ बारिश ने भारी तबाही मचाई है। बुरातिया के कई इलाके कुदरती आफत की चपेट में इस वक्त हैं। रूस का बुरातिया क्षेत्र बाढ़ बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित है। बुरातिया क्षेत्र में कई जगहों पर पानी भर गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से बुरातिया क्षेत्र में ब्राइंका नदी उफान पर है। ब्राइंका नदी में उफान की वजह से जेग्रेवा गांव बाढ़ के पानी से जलमग्न हो चुका है। बाढ़ के पानी में कई घर डूब चुके हैं। जगह जगह पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को खाने पीने की भारी दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ भाग रहे हैं। नदी में आई बाढ़ और लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरा गाँव एक टापू की तरह नजर आ रहा है। जहाँ तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई सड़कें बाढ़ के पानी में डूबी हुई हैं। बाढ़ बारिश की मार के आगे लोग विवश और लाचार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने बुरातिया के 3 जिलों में इमरजेंसी लागू कर दी है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में बुरातिया में और भी जबरदस्त बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। और इस बीच खबर पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई। पेरिस ओलंपिक में एक अजब मामला सामने आया, वो ये कि पराग्वे की एक महिला खिलाड़ी को हद से ज्यादा खूबसूरत होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से वापस घर भेज दिया गया। क्यों ओलंपिक से बाहर हुई ग्लैमर गर्ल, आप देखिए। एक महिला एथलीट जो ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए पैराग्वे से फ्रांस पहुंची ताकि 100 मीटर तैराकी प्रतियोगिता में मेडल जीत सके, पेरिस में हो रहे खेलों के महाकुंभ में अपने देश का झंडा लहरा सके। मगर पैराग्वे की महिला एथलीट और तैराक लुआना अलोंसो पर बड़ी कार्रवाई की गई। उन्हें पेरिस ओलंपिक से वापस घर भेज दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि पैराग्वे की महिला तैराक अलोंसो को उन्हीं के देश के अधिकारियों ने घर वापसी का आदेश दिया। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, आखिर क्यों 20 साल की तैराक लुआना अलोंसो को ओलंपिक से देश लौटने का फरमान सुनाया गया? क्यों ओलंपिक विलेज से कमरा खाली करने को कहा गया? तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अलोंसो को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। वो ये कि लुआना अलोंसो का ज्यादा सुंदर होना उनके लिए मुश्किल बन गया है। पैराग्वे के ही खिलाड़ियों ने लुआना अलोंसो को लेकर शिकायत की। वो ये कि अलोंसो की खूबसूरती से खिलाड़ियों का ध्यान भटक रहा है, क्योंकि अलोंसो ओलंपिक विलेज में छोटे कपड़े पहनकर भी घूमती थी। मतलब ये कि लुआना अलोंसो की खूबसूरती ही उनकी मुसीबत बन गई, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि पैराग्वे के पुरुष खिलाड़ी अपने खेल पर ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। ऐसे में पहले तो पैराग्वे ओलंपिक संघ से जुड़े अधिकारियों ने अलोंसो से ओलंपिक विलेज का कमरा खाली करने को कहा और फिर अलोंसो को पेरिस ओलंपिक से वापस घर भेज दिया गया। मगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि पैराग्वे की महिला तैराक लुआना अलोंसो पर यह कार्रवाई उनके बर्ताव और अनुशासनहीनता के कारण हुई। वो इसलिए कि कई बार लुआना अलोंसो ओलंपिक विलेज से बाहर ही रुकी। इस दौरान अलोंसो ने पेरिस में नाइट आउट पार्टियां भी की। अलोंसो अपने देश के खिलाड़ियों को चीयर करने भी नहीं पहुंची। बस इसी गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते 20 साल की लुआना अलोंसो पर कार्रवाई हुई। इस घटना के बाद अलोंसो ने तैराकी से संन्यास का भी ऐलान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।